नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज नेहरू सरकार के द्वारा एक भारतीय राज्य को किस प्रकार से उस समय प्रिंसली स्टेट से बाहर किया गया वो करने का प्रयास किया। हालांकि वो बाद में अधिविलन हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में उस विषय पर एक जजमेंट हुआ। उस जजमेंट में भेदभाव की प्रक्रिया पाएगी। ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह और ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना, इन दोनों ने उसका जजमेंट दिया। महिलाओं को लेकर किस प्रकार से उसी पॉलिसी को जो नेहरू ने 1948 में अपनाई थी, राज्य का पूर्ण रूप से अधिविलन 1975 में हो गया और उसके बाद 2008 में फिर से वही घटना जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने खेली थी, वही चीज़ मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी 2008 में खेली इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल कैपिटल ए का इंटरप्रिटेशन किया और उस इंटरप्रिटेशन में उन्होंने कहा कि महिलाएं कोई जानवर नहीं है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप बांध देंगे या उनको आप चाहेंगे वैसा ट्रीट कर लेंगे। उनकी अपनी पर्सनल डिग्निटी है। इसके साथ भारतवर्ष में दो प्रकार के लोग, एक ही राज्य में रहने वाले दो लोगों को दो अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं दिए जा सकते और वो आप कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं अगर एक राज्य के अंदर आप दो लोगों को भेद करते हैं। ये भेद 1948 में, 1947 में और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स में उस समय जो प्रावधान रखे गए और उसके बाद आर्टिकल 35 कैपिटल ए जैसे प्रावधान बनाए गए, उनमें जम्मू कश्मीर में रहने वालों पर भी ऐसा ही सेम घटना जो जम्मू कश्मीर को लेकर हुई, वही घटना भारत के एक दूसरे राज्य को लेकर हुई और उसका परिणाम आज भी ये है कि उस राज्य पर चाइना क्लेम करता है। उसका कारण उस समय नेहरू जी का 1948 का जो प्लान था वो प्लान उसका कारण रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट में बसने वाले भूटान और सिक्किम को लेकर ये बात सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि सिक्किम की बेसिक चीज ये है कि सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था। ये 1870-72 के तरफ ही अंग्रेजों, बल्कि 1860 की तरफ, जिस समय अंग्रेजों ने बाकी पूरे देश के प्रिंसली स्टेट्स को जीता है या उनको सब्सिडरी ट्रीटियां की हैं, उसी समय सिक्किम पर भी की थी। और सिक्किम में उस समय ट्रीटी करने के बाद, यानी कि सब्सिडरी ट्रीटी करने के बाद, उसको एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट घोषित किया गया था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट उसको कहते हैं जिसकी एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। तो उस समय आपको मैं बताऊं कि तिब्बत, जो कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था, आज का भूटान प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, नेपाल प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, या फिर मैं बात करूं श्रीलंका की जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था। अब देखिए, जब प्रिंसली स्टेट्स के अधिविलन को लेकर चर्चा हो गई, यानी कि 25 अप्रैल सन 1947 को माउंटबेटन की प्रेसिडेंसी में या माउंटबेटन की अध्यक्षता में प्रिंसली स्टेट्स के या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बैठक हुई। उस बैठक में ये कह दिया गया कि कोई भी स्टेट बाहर नहीं रह सकता, सभी स्टेटों को अधिविलन करना पड़ेगा, चाहे वो भारत में करें या पाकिस्तान में करें, सब्जेक्ट ऑफ कंडीशन ऑफ बाउंड्री कंपल्सन। ये ऐसा उन्होंने कह दिया। अब ये जो माउंटबेटन ने कहा, इसके पीछे नो डाउट, चूंकि माउंटबेटन तो उस समय रबर स्टैम्प बन चुके थे, लेकिन दिमाग अपना फुल टास लगा रहे थे। माउंटबेटन की एक और खास बात यह है कि पाकिस्तान निर्माण के बाद पाकिस्तान ने तो किसी अंग्रेज को अपने सर पर नहीं बिठाया, लेकिन भारत ने अपने सिर पर उस समय के वायसरॉय को बिठा लिया था। वायसरॉय ने जब ये कहा, नेहरू जी से चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि भाई अब हमें प्रेसिडेंट हाउस खाली करना पड़ेगा, आप हमें उचित व्यवस्था करें, कहां पर रहा जाएगा। तो नेहरू जी ने कहा, चिट्ठी लिखकर कहा, नहीं आपको हम कोई भेदभाव नहीं करते, आपको अपना सगा भाई ही मानते होंगे। तो ये बात उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रेसिडेंट हाउस में ही रहेंगे जब तक यहां रहेंगे, बीइंग ए वायसरॉय, बीइंग ए प्रेसिडेंट। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में क्या पोजीशन रही होगी कि नेहरू जी किस स्तर पर माउंटबेटन को यहां सुविधाएं देना चाहते थे, क्यों देना चाहते थे, क्या कारण था। ये भारत के बहुत सारे लोग उस पर लिखा पढ़ी करते रहते हैं, उस पर विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन
प्रिंसली स्टेट्स की बैठक शुरू हुई तो होम मिनिस्ट्री उसके पीछे हुआ करती थी। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहा जाता था, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को तो गृह मंत्री देखा करते थे, यानी कि सरदार पटेल देखते थे। तो जब ये प्रक्रिया चल पड़ी और ये हो गया 25 अप्रैल को कि नहीं, कोई भी प्रिंसली स्टेट बाहर नहीं रह सकता, सबको अंदर आना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि सिक्किम को लेकर और भूटान को लेकर नेहरू ने 1948 में पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हिमालयन स्टेट ऑफ नेपाल एंड भूटान, आप सोचिए कि नेपाल और भूटान ये दो प्रिंसली स्टेट जो इंडियन स्टेट नहीं है, ये नेहरू का स्टेटमेंट ऐसा कहते हैं लोग पार्लियामेंट में दिया था। अब प्रिंसली स्टेट क्यों नहीं है, वो इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया की परिभाषा ही शायद नेहरू ने कभी नहीं पढ़ी होगी। भारत एक खोज तो लिखा, लेकिन उनको ये कभी समझ नहीं आया कि भारत की परिभाषा क्या है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान को जाने दिया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो दर्रे थे वहीं से हिंदुस्तान पर हर बार हमला हुआ। आक्रांताओं ने तो एटलीस्ट उसी दर्रे से हमला किया, नहीं तो हिमालय हमारा नेचुरल प्रोटेक्टर था। यानी कि नेपाल जो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ महासागर, ये इसके बीच में एक आर्क है, ऐसी आर्क है, ये महासागर है। तो ऐसी आर्क को के बीच में जो हिस्सा बसा हुआ है उसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसीलिए इंडिया की डेफिनेशन जो अंग्रेजी शासन के दौरान सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दी गई, उसकी धारा 311 में या 310 या 11 में ये परिभाषा दी है, इंडिया मतलब इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया मींस ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट्स का जो चैम्बर था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, 1920 में लगभग बना था। 1922 की मैंने सूची देखी चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट की, उन प्रिंसली स्टेट्स के उस चैम्बर में सिक्किम का भी नाम है, यानी कि सिक्किम भी उस समय प्रिंसली स्टेट्स के जो चैम्बर बना था उस चैम्बर का हिस्सा हुआ करता था। यानी कि स्थिति बिल्कुल 1922 की लिस्ट से साफ है। 1920 में सूची बनी, 1920 में संगठन बना, 1922 में सिक्किम उसका पार्ट बना। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सिक्किम प्रिंसली स्टेट्स था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की धारा 310, 311 के अनुसार वो इंडिया की परिभाषा में आता है। ये 1935 की परिभाषा है। 1948 में नेहरू जी ने कह दिया कि भूटान और सिक्किम चूंकि इंडियन स्टेट नहीं है, इसलिए उनके विषय में हमें अलग से सोचना पड़ेगा, उनके विषय में हमें नहीं सोचना है। आप सोच लीजिए, प्रोटेक्टरेट स्टेट होते हुए भी नहीं सोचना है, प्रिंसली स्टेट होते हुए भी नहीं सोचना, जबकि प्रिंसली स्टेट में होम मिनिस्ट्री 1947 में ये आदेश कर चुकी है कि नहीं, सभी प्रिंसली स्टेट्स को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए, उनको जाना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं। यही हाल जम्मू कश्मीर का हुआ था। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जिस समय एक्सेशन शुरू हुआ अप्रैल में, उसके बाद ही अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया था। नेहरू जी ने पटेल को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि बाकी प्रिंसली स्टेट्स को सबका निर्णय आप करिए, केवल एक मेरा जो होम स्टेट है जहां से मैं आता हूं, यानी कि वो कश्मीरी ब्राह्मण हुआ करते थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री एक कश्मीरी ब्राह्मण था, तो कश्मीरी ब्राह्मण होने के नाते उनका कहना था कि कश्मीर पर हम निर्णय करेंगे, और उसको भी फंसा कर रखा गया। माउंटबेटन ने जाकर महाराजा से यह भी कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान चले जाओगे तो हमें कोई समस्या नहीं। पाकिस्तान से हमला हो गया और उस हमले के बाद, जो हमला हुआ, तो उस हमले के बाद जब महाराजा को वहां से हटा दिया गया, तो फिर हमला करके 1,25,000 किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में जाने के बावजूद जब महाराजा ने उनसे ये कहा कि सेनाओं की कमान मुझे दे दो, मैं लंबे समय से सेनाओं को देखता आया हूं जम्मू कश्मीर की, मैं तुरंत वो हिस्सा वापस ले लूंगा, तो नेहरू ने उनको जवाब दिया था कि तुम तो एक्सेशन कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा कोई रोल नहीं बचा। तो एक तरफ तो एक्सेशन की प्रक्रिया चल रही थी, दूसरी तरफ नेहरू टेरिटरी गंवा रहे थे, और तीसरी तरफ वो भूटान और सिक्किम जैसे राज्यों के लिए कह नहीं रहे थे। और यही बात 1949 में, बाकी बचे थे प्रोटेक्टरेट स्टेट। प्रोटेक्टरेट स्टेटों में हमारे पास जो स्टेट हुआ करते थे उस समय का सीलोन, यानी कि आज का श्रीलंका, और प्रोटेक्टरेट स्टेट में हमारे पास दूसरे और नेपाल हुआ करता था उस समय का। नेपाल के अतिरिक्त हमारे पास प्रोटेक्टरेट स्टेटों में, साले से चिल्ला
प्रोटेक्टेड स्टेटों में जो कि जम्मू कश्मीर का प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था वो तिब्बत हुआ करता था। तो आप सोच लीजिए कि तिब्बत तो जम्मू कश्मीर का प्रोटेक्टोरेट था, उसको भी जब कम्युनिस्टों ने हमला किया तो हमने ध्यान नहीं दिया। नेपाल ने जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो हमने ध्यान नहीं दिया। और श्रीलंका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, यानी कि प्रोटेक्टोरेट स्टेटस हमारा खत्म कर दिया, तो भी हमने ध्यान नहीं दिया। हमारी जिम्मेवारी बनती थी, हमने केवल ध्यान दिया कि सिक्किम और वो रह गए। सिक्किम में शासन चलता रहा। 1973 में वहां विद्रोह हो गया। जब वहां राजा बनाम विद्रोह हो गया तो उनको कुछ समझ नहीं आया, तो पॉलिटिकल पार्टियां जो सिक्किम की थीं, वहां का राजा और भारत सरकार के बीच में एक गठबंधन हुआ और 1975 में पहले अस्थायी रूप से वो एसोसिएटेड स्टेट बना और एक महीने बाद ही 35वें और 36वें संविधान संशोधन की बात है ये, और एक महीने बाद ही हमने उसको फुल स्टेट बना लिया। लेकिन फुल स्टेट बनाते ही 1975 में जो जो जम्मू कश्मीर जो 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 सिक्किम का मामला था, उस मामले में सिक्किम यानी कि सिक्किम को हमने कुछ फैसिलिटीज दी थी। उन फैसिलिटीज में देखिए, ये बात तो आप समझ लीजिए कि जो स्वाभाविक देश है, स्वाभाविक देश का मतलब है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में महासागर, ये स्वाभाविक देश भारत में कई बार टूटा और कई बार बना। अब वो इकोनॉमिक कारणों से इकट्ठा हुआ हो, शक्ति के कारण इकट्ठा हुआ हो, संप्रदाय की वजह से विघटित हुआ हो, बाद में संप्रदाय का अधिमिलन हो गया हो, या पहले कभी बौद्ध हो गया तो विघटित हुआ, बौद्ध होने के बाद फिर बौद्ध से पहले विघटित हुआ, फिर बौद्ध हो गए तो इकट्ठा हुआ, फिर बाद में विघटित हो गया, फिर इकट्ठा हो गया। ऐसा कई बार भारत में होता रहा। लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट, ऐसा अनुमान है कि सैकड़ों बार इकट्ठा हुआ और सैकड़ों बार इसमें परिवर्तन आया। लेकिन 5-6 बार तो देखते देखते अभी पिछले 2000 साल में आ चुका है, जब भारत कई बार टूटा और इकट्ठा हुआ, कई बार संप्रदाय पूरे देश का चेंज हुआ, सांप्रदायिक झगड़े हुए और उसके बाद भारत फिर बृहत्तर हो गया। चाहे भले ही वो ईसाइयों ने क्यों ना किया हो, भले ही वो मुसलमानों ने क्यों ना किया हो, गुप्तों ने किया या फिर मैं बात कहूं कि वो मौर्यों ने किया, लेकिन होता रहा। तो स्वाभाविक, चूंकि वो हिस्सा भारत का है, इसलिए सिक्किम में विद्रोह होकर उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हमें भारत के साथ जाना है। इसलिए ये जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट का स्टेटस है, जो नेहरू जी उसको अलग कर गए थे जानबूझकर, और सरदार पटेल उनसे लड़ना नहीं चाहते होंगे, परिणाम हम सबने देखे, लेकिन वो एक हो गया। खैर, लेकिन 2008 में एक फिर से संशोधन आ गया, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया। अब सोचिए कि 2008 में क्या संशोधन 1975 के बाद 2008 में संशोधन किया जा सकता है? संशोधन क्या कर दिया? यह संशोधन कर दिया कि 1975 से पहले जो लोग भी, वहां जो कन्वेंशन रूल्स है 1961, उसके तहत सिक्किम में जो निवास करने वाले लोग होंगे उनको टैक्स माफी दी गई थी। यह कहा गया था कि भाई वहां से जो इनकम एक्रू होगी सिक्किम से, उस पर टैक्स माफी है। तो सिक्किम से जो इनकम वहां पैदा हुई, तो यह कहा गया कि जो लोग भी उस हिस्से में 1975 से पहले के हैं, लेकिन वो अगर उनके 1961 रूल्स के अनुसार अंकित नहीं है, उनकी जनगणना में नहीं आते हैं सिक्किम की, तो फिर उनसे टैक्स पड़ेगा, बाकी से टैक्स नहीं पड़ेगा। दूसरा, एक और 2007-8 में संशोधन कर दिया। उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने संशोधन यह कर दिया कि सिक्किम की जो सिक्किमाइज्ड महिलाएं हैं, यानी कि जो सिक्किम की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, वो अगर सिक्किम के निवासी के अलावा किसी और से विवाह करती हैं तो फिर वो सिक्किम का ये लाभ नहीं ले पाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी शेख अब्दुल्ला के वंशजों ने यही किया था, और बाद में भी ये प्रयास किया गया कि जो महिलाएं, जो जम्मू कश्मीर की लड़कियां बाहर शादी कर लेंगे, उनको जम्मू कश्मीर के जो लाभ आर्टिकल 370 के दिए जाते थे, तथाकथित लाभ, वो लाभ उनको नहीं दिए जाएंगे। सिक्किम में भी 2008 में वही चीज मनमोहन सिंह सरकार ने रिपीट की और ये कह दिया कि वो भारतीय है, भारतीय मतलब 1975 से पहले वो भारतीय जो सिक्किम में तो रह रहे थे 1975 के टाइम पर, लेकिन उन्होंने 1961 की जो उनकी सूची है उस सूची में नहीं थे, उनको लाभ नहीं देंगे। यही बात आपको ध्यान होगा जम्मू कश्मीर में भी था कि 1944 से पहले के जो लोग होंगे उनको लाभ देंगे। 1954 से लेकर 1944 के बीच में जो लोग भी जम्मू कश्मीर में आए होंगे, क्योंकि उसी समय पर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में लोग आए थे, उनको लाभ नहीं देंगे। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस समय आंदोलन पिछले कई दिनों से यह कह के चल रहा है कि बॉर्डर खोल दो, एक धक्का और दो, बॉर्डर खोल दो। बॉर्डर खोल दो मतलब वो चाहते हैं कि वो लद्दाख में पुनर्विलापित फिर से पुनर्स्थापित हो जाएं,
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ अब इस समय रखा नहीं और पाकिस्तान टूट के कगार पे। ये नेचुरल स्वाभाविक जो गठबंधन होता है या स्वाभाविक देश है, उसकी तरफ लोग वापस आने को तैयार हैं। ये इस समय पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान में चल रहा है। ऐसे ही सिक्किम में चला, ऐसे ही पहले और प्रांतों में, प्रदेशों में चला और ये सब कुछ वापस आया। लेकिन ये प्रयास उस समय किए जाते, मुझे लगता है 1948 में ही किए जाते, जब ये चल रहा था और नेहरू जी के द्वारा ये ना कहा जाता कि नहीं इनको बाहर रखा जाए, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में सिक्किम आता था, वो ऑटोमेटिकली आ जाता और वो बाध्य होता सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन नेहरू जी ने उसको बाहर छोड़ दिया। तो परिणाम आप देख सकते हैं कि 2008 में भी वही कोशिश की गई कि लड़कियां अगर बाहर शादी कर लेंगी सिक्किम से बाहर तो फिर उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। और जो लोग भी 1975 से पहले सिक्किम में चले गए लेकिन 1961 की सूची में नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिलेगा। वो मामला आते आते सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुआ। 2 जजेस की बेंच ने कहा कि भाई भारत में एक ही राज्य में 2 प्रकार के निवासियों का, जो 10 दिन पहले पहुंच गया और 10 दिन बाद में पहुंचा, जिसका सूची में नाम अंकित हो गया और जिसका सूची में नाम अंकित नहीं हुआ, जबकि 1975 में वो सिक्किम का निवासी था, तो फिर सिक्किम में जो टैक्स एग्जेम्पशन उस पहाड़ी प्रदेश को दिया गया, वो टैक्स एग्जेम्पशन का वो अधिकारी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का कोई भेद नहीं करता। राज्य के आधार पर तो करता है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों का, पठारी राज्यों का, या फिर हम बात कहें कि जो रेगिस्तान वाले राज्य हैं या जो समुद्री इलाके के राज्य हैं, उनमें हमने कुछ टैक्स एग्जेम्पशन दिया है क्योंकि वहां जीवन यापन करना थोड़ा कठिन है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसी राज्य में रहने वाले 2 लोग जो 10 दिन पहले आए और 10 दिन बाद में, जिनका नाम सूची में चढ़ गया, जिनका नहीं चढ़ा, उनके बीच में भेद करें। ये भेद ठीक नहीं है। महिलाओं के विषय में उन्होंने कहा भाई महिला कोई जानवर तो नहीं है कि आप महिला को जब चाहें तब बाहर कर देंगे, जब चाहें तब अंदर कर देंगे। और ऐसा कोई भेद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि सिक्किम में पैदा हुई महिला अगर बाहर किसी नॉन सिक्किमी से शादी कर लेगी तो उसको लाभ खत्म हो जाएगा या उसका स्टेटस अलग हो जाएगा। महिला देश में एक सी है और सबके एक से अधिकार है। आप सोच सकते हैं कि नेहरू जी का खेला हुआ यह खेल कितना खतरनाक भारत में था, और उस खेल को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, ये क्या मंशा लेकर 2004 से लेकर 2014 की सरकार बैठी थी, जो इस प्रकार के ब्लंडर बार बार निकलकर सामने आते हैं। कहने के लिए टैक्स एग्जम्पशन है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ये कितना दूरगामी फर्क देश पर डाल सकता है, देश की एकाग्रता पर डाल सकता है, राज्यों के आधार पर विभेद पर डाल सकता है। करना यह है कि सिक्किम में टैक्स एग्जम्पशन सिक्किम के आधार पर हो कि भाई सिक्किम में जो निवासी है, वहां का जो डोमिसाइल है, वो आपको करना है कि 1975 का याद भी खत्म कर देनी। और ये अगर आपको एग्जम्पशन देना है कि भाई पहाड़ी राज्यों में जो 10 वर्ष से रह रहा है वो टैक्स का एग्जम्पशन का अधिकारी है, लेकिन आपने आज भी 1975 और 1975 के बाद, 1975 से पहले 1961 के रूल, वो सब जिंदा रखे हुए हैं। यानी कि हमारे देश में विघटन का प्लान लगातार अंदर कहीं ना कहीं सुलग रहा था, जो अब धीरे धीरे करके मोदी जी की सरकार आने के बाद सामने आया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।